Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the self-organizing maps और SOM. सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप और SOM के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। ये आपका टॉपिक एकेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक से ज़्यादा बार ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप है क्या। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग जो मैप होते हैं इट वाज डेवलप्ड बाय टी कोहोनेन इन 1982, जिसकी वजह से हम इस सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप को कोहोनेन मैप भी कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछा है कोहोनेन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप क्या है या कोहोनेन मैप क्या है या कोहोनेन फीचर मैप क्या है, तो ऑल आर द सेम थिंग। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप को ही कोहोनेन मैप भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने इस मैप को डेवलप किया था। अब दूसरा आता है कि इसको सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग वर्ड जो आ रहा है इसमें वो क्यों आ रहा है। ये वर्ड इसलिए आ रहा है बिकॉज दिस टेक्निक्स वर्क्स ऑन द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक के ऊपर वर्क करती है। जब ये टेक्निक अपने आप को ट्रेन करती है तो इसको किसी भी सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसलिए ये क्या कहलाती है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप कहलाती है। तो पहला पॉइंट यही है कि टी कोहोनेन ने 1982 में इसे डेवलप किया। दूसरा, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग किस लिए कहलाता है, क्योंकि इसमें कोई भी सुपरविजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप लर्न ऑन देयर ओन थ्रू अनसुपरवाइज्ड कम्पिटिटिव लर्निंग। ये कम्पिटिटिव लर्निंग क्या है ये मैं अभी लेटर ऑन आपको बताऊंगा। ओवरऑल क्या कहता है कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग जो मैप है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक यूज करता है और उसमें भी क्या यूज करता है, कम्पिटिटिव लर्निंग यूज करता है। कम्पिटिटिव लर्निंग का क्या मतलब है अभी हम लेटर ऑन जैसा कि मैंने बताया आपको डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप अगर आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, तो डेफिनेशन में क्या लिखना है आपको। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स आर द न्यूरल नेटवर्क्स दैट यूजेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अप्रोच, जो कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अप्रोच यूज करते हैं, एंड ट्रेन्ड इट्स नेटवर्क, और अपने नेटवर्क को ट्रेन किसके थ्रू करते हैं, थ्रू ए कम्पिटिटिव लर्निंग एल्गोरिथम। कम्पिटिटिव लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू अपने आप को ट्रेन करते हैं। ये एल्गोरिथम क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। टू मैप मल्टी डायमेंशनल डेटा इनटू लोअर डायमेंशनल डेटा, ये क्या कर रहा है कि अपने आप को ट्रेन कर रहा है और क्या कर रहा है, मल्टी डायमेंशनल जो डेटा होगा उसको लोअर डायमेंशनल डेटा यानी कि 2D या 1D में कन्वर्ट करेगा अगर डेटा 3D या उससे हायर डायमेंशनल की फॉर्म में है। यानी ओवरऑल इसका पर्पस क्या है, हायर डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल डेटा को लोअर डायमेंशनल डेटा 1D या 2D में कन्वर्ट करना जिससे कि यूजर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, विच अलाउ इजी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जिससे कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजीली यूजर अंडरस्टैंड कर सके। तो ओवरऑल क्या कर रहा है, मल्टी डायमेंशनल डेटा की जो फीचर्स हैं उनको मैप कर रहा है लोअर डायमेंशनल की फीचर्स में, इसलिए इसको फीचर्स मैप भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीचर्ड मैप। क्यों, क्योंकि ये हायर डायमेंशनल की फीचर्स को लोअर डायमेंशनल में मैप करके देता है। जो चीज आपको हायर डायमेंशनल में फीचर मिल रही थी वही आपको लोअर डायमेंशनल में मिलेंगी। कैसे मिलेंगे, क्या एल्गोरिथम होगी, अब हम डिस्कस करते हैं आगे। उससे पहले 1-2 पॉइंट और जान लेते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप हैज 2 लेयर्स। ये जो मैप होता है इसमें बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं, एक इनपुट लेयर और एक आउटपुट लेयर। यानी डेटा मल्टी डायमेंशनल होगा लेकिन उस पर जब आप इस SOM को अप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ किसके बीच में काम करेगा, 2 लेयर्स के बीच में काम करेगा। ठीक है, कौन कौन सी लेयर होंगी, एक इनपुट लेयर होगी और एक आउटपुट लेयर होगी। इट मीन्स अगर हम देखें इस डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको क्लियर कट हो रहा होगा कि ये आपका इनपुट लेयर है और ये आपकी आउटपुट लेयर है। इनपुट लेयर में अभी कितनी यूनिट दिखाई दे रही है, n यूनिट। सो देयर आर n यूनिट इन द इनपुट लेयर एंड देयर आर m यूनिट इन द आउटपुट लेयर, m यूनिट इन द आउटपुट लेयर। ठीक है, अब किस तरीके से एल्गोरिथम वर्क करेगी और किस तरीके से हमें डायमेंशनल को रिड्यूस करके देगी, अब ये देखते हैं। तो उसके लिए हमें समझना होगा इसकी ट्रेनिंग एल्गोरिथम कि व्हाट इज द
ट्रेनिंग एल्गोरिथम ऑफ द एसओएम, क्योंकि ये भी आपसे एग्जामिनेशन में एल्गोरिथम पूछी गई है। तो एल्गोरिथम का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जैसा आपको डायग्राम से दिखाई दे रहा होगा, x1 x2 अगर xn है तो इनको जो इनपुट वैल्यूज हैं इनकी x1 से लेकर xn तक की, वो क्या है, x1 इसकी वैल्यू है, x2 इसकी वैल्यू है, अप टू xn इसकी वैल्यू है। ठीक है, इनपुट्स की वैल्यू y1 y2 अप टू ym आपकी आउटपुट हैं, और x1 से जो है सारे आपके आउटपुट को कनेक्ट किया गया। x1 देखिए सबसे कनेक्टेड है, x1 y1 से भी कनेक्टेड है, x1 y2 से भी कनेक्टेड है, x1 ym से भी कनेक्टेड है। ऐसे ही x2 वाला है, x2 भी सभी से कनेक्टेड है, y1 से, y2 से और ym से। देखिए y1 से कनेक्टेड है, y2 से कनेक्टेड है और ym से कनेक्टेड है। इसी तरीके से xn है, xn आपका y1 से भी कनेक्टेड है, y2 से भी कनेक्टेड है और ym से भी कनेक्टेड है। यानी इसमें इनपुट और आउटपुट लेयर सभी आपस में क्या होती हैं, फुल्ली कनेक्टेड होती हैं। जितने भी आपकी इनपुट यूनिट हैं और आउटपुट यूनिट हैं सभी एक दूसरे से फुल्ली कनेक्टेड होती हैं, और जो इनके बीच में वेट्स हैं वो भी इसी बेसिस पर असाइन किए जाते हैं। देखिए x1 और y1 के बीच में वेट क्या है, W11, x1 से y2 के बीच में क्या है, W12, x1 से ym के बीच में क्या है, W1m। इसी तरीके से x2 से y1 के बीच में क्या है, W21, यानी कि x2 से y1 की तरफ, x2 से y2 की तरफ क्या है, W22, x2 से ym की तरफ W2m। ऐसे ही xn से yn की तरफ क्या होगा, Wn1, xn से y2 की तरफ Wn2, xn से ym की तरफ Wnm। तो हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया सारे वेट्स को। कैसे इनिशियलाइज करते हैं, जब भी ट्रेनिंग देते हैं नेटवर्क को तो हम अपनी तरफ से एक रैंडम वैल्यू कोई भी असाइन कर देते हैं, किसको, जो भी आपकी वेट्स होंगे अपनी तरफ से कोई भी रैंडम वैल्यू 0 से 1 के बीच की असाइन कर देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, इनिशियलाइजेशन, जो ट्रेनिंग एल्गोरिथम है। चूज रैंडम वैल्यूज फॉर द इनिशियल वेट्स wij। जितने भी ये wij हैं, अगर मैं मानता हूं कि इनपुट में xi है, xi इनपुट्स हैं और yj आउटपुट्स हैं, तो हर किसी को वेट क्या असाइन कर रखा है, wij, और उनकी अगर डिफरेंट वैल्यूज ये हो सकती हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन, यानी कि जितने भी आपकी इनपुट और आउटपुट के बीच में आपके कनेक्शन बन रहे हैं उन सबको एक रैंडम वेट असाइन करना। अब आपने रैंडम वेट तो असाइन कर दिया, दूसरा स्टेप क्या है, सैंपलिंग। सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, जब ट्रेनिंग देते हैं कि कोई भी एक सैंपल वैल्यू ले लेते हैं इनपुट की, पूरा एक सैंपल सेट ले लिया। भाई जितनी आप ज्यादा ट्रेनिंग देंगे उतना ही ज्यादा आपका नेटवर्क अच्छे से ट्रेन होगा। तो जो आप ट्रेनिंग देंगे तो कोई भी एक सैंपल वैल्यू का सेट उठा लेंगे, यानी हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 x4 अप टू xn की कोई भी वैल्यू का एक सेट उठा लेंगे। नाउ वी विल परफॉर्म द थर्ड एक्टिविटी। थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, इन द थर्ड स्टेप देयर इज मैचिंग। मैचिंग का मतलब है कि जो इनपुट वेक्टर है और ये आपका आउटपुट वेक्टर है, तो इनपुट और आउटपुट वेक्टर में कितनी मैचिंग है। आउटपुट के बहुत सारी यूनिट्स हैं, उनमें से कौन सा मैच कर रहा है सबसे ज्यादा इनपुट वेक्टर के साथ, और वो कैसे पता लगेगा, उसका ये मेथड हम ये बताएंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, फाइंड द विनिंग न्यूरॉन फ्रॉम द आउटपुट लेयर। जितनी भी आउटपुट लेयर में यूनिट्स दे रखी हैं, इनमें से हम विनिंग यूनिट निकालेंगे कि y1 विनिंग है, y2 विनिंग है, y3 विनिंग है या ym विनिंग है। कैसे, दैट हैज वेट वेक्टर क्लोजेस्ट टू द इनपुट वेक्टर, जिसका वेट वेक्टर क्लोजेस्ट होगा इनपुट वेक्टर के। हमें क्या पता लगाना है, विनिंग न्यूरॉन कौन सा आउटपुट लेयर में से जिसके लिए वेट वेक्टर की वैल्यू क्लोजेस्ट है इनपुट वेक्टर में। इनपुट वेक्टर में जो वैल्यू दे रखी है उनमें से इन y1 y2 में से किसके लिए क्लोजेस्ट है, कौन सा सबसे नियरेस्ट है उसके लिए, और आउटपुट यूनिट में से कौन सा सबसे क्लोजेस्ट है या नियरेस्ट है, इसको पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं। It can be calculated by taking the square of the Euclidean distance for each output unit। हर आउटपुट यूनिट के लिए हम क्या निकालेंगे, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है,
सबके लिए निकालेंगे कि ये जो पूरा एक इनपुट सैंपल है x1 से xn तक, इसकी y1 के साथ क्या डिस्टेंस है, ठीक है। x1 से xn तक जो हमने सैंपल ले रखा है उसकी y2 के साथ क्या डिस्टेंस है, हर सैंपल के लिए करना है। मान लिया अगर मेरा एक पहला सैंपल ये x1 x2 अप टू xn का, उनके साथ सबकी डिस्टेंस निकालेंगे, सबकी डिस्टेंस का स्क्वायर। y1 के साथ कितनी डिस्टेंस आ रही है उस सैंपल की, y2 के साथ कितनी आ रही है, yn के साथ कितनी आ रही है, ठीक है। और ये देखेंगे किसके साथ मिनिमम डिस्टेंस आ रही है। जिसके साथ भी मिनिमम डिस्टेंस आ रही होगी वो क्या होगा, वो आपका क्लोजेस्ट होगा इनपुट वेक्टर के। और उसकी इसका मतलब ये है कि उसकी फीचर्स ज्यादा मैप कर रही होंगी किसके साथ, इनपुट वेक्टर के साथ, ठीक है। तो विनिंग यूनिट कैसे पता लगा रहे हैं आउटपुट में से, किसके साथ मिनिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस है, ठीक है। तो टेकिंग द स्क्वायर ऑफ द ईच आउटपुट यूनिट, हर यूनिट इक्विवेलेंट डिस्टेंस का आउटपुट निकालेंगे और ये फाइंड करेंगे, फाइंड द आउटपुट यूनिट, कौन सी आउटपुट यूनिट है जिसके साथ मिनिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस आ रही है इनपुट वेक्टर से, ठीक है। तो मान लीजिए आपने पहला इनपुट सैंपल लिया, कोई भी एक इनपुट सैंपल की वैल्यू होगी जो हम ट्रेनिंग में सैंपल दे रहे हैं, उसके साथ हमने सब y1 y2 y3 अप टू ym सभी की डिस्टेंस निकाली, यूक्लिडियन डिस्टेंस, और इसको स्क्वायर निकाला। मान लीजिए कि पहले सैंपल जो हमने ले रखी थी सैंपल यहाँ पर वैल्यू, उसके लिए y1 का क्या आया, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आई, ठीक है। तो y1 क्या होगा, उस पर्टिकुलर सैंपल के लिए, इनपुट सैंपल के लिए विनर होगा। इसका मतलब उसकी फीचर्स ज्यादातर मैच कर रही होंगी किससे, इनपुट के साथ, इनपुट वेक्टर के साथ, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, आपकी मैचिंग कहलाती है, जिसके साथ मिनिमम आ रही होगी, ठीक है। और ये क्या करेंगे हम, फॉर ईच j इक्वल टू 1 to m, जितने भी ये 1 से लेकर m है सबके लिए क्या निकालेंगे हम, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैसे निकलेगी, dj इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, जितने भी ये दे रखे हैं j इक्वल टू 1 to m इन सबके साथ, और क्या निकलेगा फार्मूला, xi माइनस wij का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे लगेगा फार्मूला, xi का मतलब x1, ठीक है। x1 के साथ क्या आएगा यहाँ पर, w11 जो इसकी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू क्या होगी, x2, इसके साथ देखेंगे भाई x1 माइनस w11 का होल स्क्वायर, और i इक्वल टू 1 to n है, प्लस x2 माइनस w21 का होल स्क्वायर, प्लस wn1 xn माइनस wn1 का स्क्वायर, ठीक है। तो जितने भी इनपुट सैंपल्स की वैल्यू हैं उन सब का माइनस कर देंगे यहाँ पर जो वेट्स दे रखा होगा, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको कैलकुलेटेड। मान लो फॉर एग्जांपल कि x1 की वैल्यू आपको दे रखी है 1, x2 की वैल्यू दे रखी है 0 और xn की वैल्यू दे रखी है मान लीजिए आपको 1, ठीक है। और यानी कि ये आपका इनपुट सैंपल ट्रेनिंग वाला वेक्टर है। w11 की वैल्यू दे रखी है मान लीजिए 0.1, w21 की वैल्यू दे रखी है 0.3, wn1 की वैल्यू दे रखी है मान लीजिए 0.3 या 0.4, कोई भी सैंपल वैल्यू हम तरफ से उठा सकते हैं। तो हम y1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब y1 की डिस्टेंस निकालेंगे यानी कि d1, अभी हम सिर्फ y1 के लिए निकाल रहे हैं, तो कैसे निकलेगी, x1 माइनस w11, x1 माइनस w11 का होल स्क्वायर, प्लस x2 माइनस w21 का होल स्क्वायर, x2 माइनस w21 का होल स्क्वायर। क्योंकि अभी हम किसके लिए निकाल लेंगे, y1 के लिए कितनी निकल के आ रही है वैल्यू, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, xn यानी कि ये xn माइनस wn1 का होल स्क्वायर, ये xn होगी जो भी इसकी वैल्यू दे रखी है, माइनस wn1 ये जो वैल्यू दे रखी होगी जो y1 की तरफ जा रही है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू निकल के आएगी, d1 की वैल्यू। d1 की वैल्यू किसकी होगी, जो यहां पर y1 दे रखा है, तो इसकी डिस्टेंस निकला यूक्लिडियन डिस्टेंस इस तरीके से। ऐसे ही आप किसकी निकालोगे, फिर सैंपल इनपुट तो यही रहा पहला वाला,
अब किसके लिए वैल्यू निकालोगे आप? D2 के लिए। D2 का मतलब Y2 के लिए। Y2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? X1 यहां आएगा X1 माइनस W12 का होल स्क्वायर प्लस X2 माइनस W22 का होल स्क्वायर प्लस Xn माइनस WN2 का होल स्क्वायर। सबके लिए निकाल लिया, ठीक है। तो वो डिस्टेंस क्या निकल के आएगी? D2 निकल के आएगी। ऐसे हम किसके लिए निकालेंगे? D3 के लिए, ऐसे D4 के लिए। लास्ट में हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? लास्ट में वैल्यू निकालेंगे DM की। DM मतलब सबसे लास्ट वाला जो है, इसके लिए वैल्यू क्या निकलेगी? तो DM के लिए क्या वैल्यू निकलेगी? DM के लिए निकलेगी X1 माइनस W1M का होल स्क्वायर प्लस X2 माइनस W2M का होल स्क्वायर प्लस Xn माइनस WNM का होल स्क्वायर, उससे निकल आएगी, ठीक है। तो पहले वाले इनपुट सैंपल के लिए हमने क्या निकाल लिया? सबकी D की वैल्यू निकाल ली। और क्या देखेंगे उसके बाद कि किसके लिए वैल्यू मिनिमम है, किसके लिए वैल्यू मिनिमम आ रही है, ठीक है। जिसके लिए मिनिमम आएगी, मान लीजिए Y2 के लिए मिनिमम आई, इसका मतलब Y2 आपका क्लोजेस्ट है। Y2 के लिए मिनिमम आएगा मतलब D2 की वैल्यू मिनिमम आई, इसका मतलब Y2 आपका क्लोजेस्ट है किसके? इस वाले इनपुट वेक्टर के, ठीक है। तो आपने पता लगा लिया, हाँ भाई Y2 के लिए मिनिमम निकल के आ रही है यूक्लिडियन डिस्टेंस। अब क्या करना होगा? अब ये देख लेते हैं, न्यू वेट कैलकुलेशन। फाइंड द न्यू वेट्स बिटवीन इनपुट वेक्टर सैंपल एंड द विनिंग आउटपुट यूनिट। यानी कि इनपुट वेक्टर सैंपल के बीच में और जो आउटपुट यूनिट है, इनके बीच में आप नया वेट निकालेंगे, ठीक है। नया वेट निकालेंगे तो अब कैसे निकलेगा, क्या फार्मूला होगा वो देख लेते हैं। तो Wij न्यू, यानी कि इनके बीच में अगर नए वेट निकालें तो कौन कौन से वेट निकलेंगे? एक तो निकलेगा W12, अगर ये वाला विनर है Y2, एक तो W12 का नया वेट निकलेगा, ठीक है। एक W22 का नया वेट निकलेगा, ऐसे WN2 का नया वेट लगेगा। यानी कि जितने भी यूनिट Y2 से कनेक्टेड हैं सबका नया वेट निकलेगा। और कैसे निकलेगा उसका फार्मूला दे रखा है कि Wij न्यू, जो नया वेट निकलेगा, ठीक है, वो क्या होगा? Wij ओल्ड प्लस अल्फा। अल्फा क्या होगा? लर्निंग रेट, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आप कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं। Xi माइनस Wij ओल्ड, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं निकाल रहा हूं W12। एक वैल्यू आपके लिए बता देता हूं कि किस तरीके से निकलेगी। अगर आपको W12 न्यू निकालना है तो क्या होगा? W12 ओल्ड, जो इसकी पुरानी वैल्यू थी, प्लस अल्फा मान लीजिए 0.3 दे रखा है लर्निंग रेट, ठीक है। ये अपनी तरफ से एज्यूम करना पड़ेगा आपको। Xi का मतलब X1, क्योंकि हम ये वाला वेट निकाल रहे हैं W12। X1 जो भी X1 की वैल्यू है, X1 माइनस Wij ओल्ड माइनस W12 ओल्ड, वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो इसकी नई वैल्यू आ जाएगी W12 की। ऐसे W22 की न्यू वैल्यू निकाल लेंगे इसमें निकाल के, ऐसे W आपकी N2 की वैल्यू निकल आएगी लास्ट वाले नोड के लिए। सभी के आपने नए वेट निकाल लिए, ठीक है। जो आपके सभी के लिए नए वेट निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करना है? कॉन्टिन्यूएशन। कॉन्टिन्यूएशन में क्या लिखा हुआ है? रिपीट स्टेप 2 to 4। स्टेप 2 से लेकर, यानी कि सैम्पलिंग से लेकर स्टेप 4 तक, न्यू वेट कैलकुलेशन तक आपको रिपीट करना है अंटिल वेट अपडेशन इज नेग्लिजिबल। कब तक? जब तक कि वेट अपडेट नेग्लिजिबल है या न्यू वेट्स आर सिमिलर टू द ओल्ड वेट्स। कि जो आप नए वेट निकाले आपने, भाई आपने क्या किया, अभी तो एक इनपुट सैंपल के लिए निकाले, फिर जब दोबारा से लूप चलेगा तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? दूसरा सैंपल लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सारी, फिर देखना पड़ेगा कि अब कौन सा विनिंग नोड आ रहा है, ठीक है। फिर उनके नए वेट निकालने पड़ेंगे, फिर चेक करना पड़ेगा आपको नए वेट निकल के आए। अब क्या पुराने वेट जैसे जितना जो पुराना वेट तो वही आ रहा है, या आपके अब भी डिफरेंस आ रहा है नए वेट और पुराने वेट में, ठीक है। तो उस पूरी साइकिल को हमें कब तक रिपीट करते जाना है? जब तक हमारा नए वेट सिमिलर ना आ जाए हमारे ओल्ड वेट के। इसका मतलब फ्यूचर मैप स्टॉप चेंजिंग।
जब तक आपके नए वेट पुराने वेट के सिमिलर नहीं आते तब तक आप उस पूरी साइकिल को क्या करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे। चाहे वो 10 टाइम्स चले, 20 टाइम्स चले, 100 टाइम्स लूप चले, आप उस प्रोसेस को रिपीट करते रहोगे। कब तक? जब तक कि आपकी फीचर्स मैप नहीं हो जाती, यानी कि नए वेट पुराने वेट के सिमिलर नहीं आ जाते, यानी वेट चेंज होना जब तक बंद नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे ही आपका नए वेट पुराने वेट के इक्वल आ जाए, हम उस प्रोसेस को कह देंगे हाँ भाई इसकी फीचर्स अब मैप कर गई हैं किससे, इनपुट वेक्टर से। और जब फीचर मैप कर जाएंगी तो हम दो ग्रुप को, दो लेयर्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। और जब हम मर्ज कर लेंगे तभी हम हायर डायमेंशनल डेटा को लोअर डायमेंशनल में कन्वर्ट कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास 3 डायमेंशनल थी, 1, 2 और 3। आपने 2 और 3 के बीच में देख लिया भाई ये फीचर मैप कर रही हैं, तो हमने किसको मर्ज कर दिया, सेकंड डायमेंशनल और थर्ड डायमेंशनल वाले को। तो हमारे पास कितनी रह जाएंगी, सिर्फ 2 डायमेंशनल रह जाएंगी। ठीक है, तो डायमेंशन को हम कैसे कर रहे हैं, कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, बाय मैपिंग द फीचर्स, उनके बीच में जो फीचर्स हैं उनको मैप करके। ठीक है, फीचर्स को मैप कर रहे हैं और डायमेंशन को रिडक्ट कर रहे हैं। डायमेंशनलिटी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओवरऑल पर्पज इस सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप का यही है कि हायर डायमेंशनल डेटा को लोअर डायमेंशनल में कन्वर्ट करना। और कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो हायर डायमेंशनल की फीचर होंगी उनको लोअर डायमेंशनल में हम मैप करा देंगे और उनको आपस में डायमेंशंस को मर्ज कर देंगे, जिससे कि हमारा डेटा लेस डायमेंशन का रह जाए, यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाए, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप वर्क करता है। आपको इसको अच्छे से समझाने के लिए if I will get time I will solve one numerical that is specially based on the self organizing map, कि किस तरीके से हम इसमें से कैलकुलेशन करते हैं और किस तरीके से हम चेक करते हैं कि कैसे मैचिंग हो रही है, कैसे न्यू वेट कैलकुलेशन हो रहा है और किस तरीके से उस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा किस तरीके से सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग में वर्क करते हैं। अगर कोई भी फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।